नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ग्रेट पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो न सिर्फ हर देश बल्कि हर इंसान की सबसे पहली पॉलिटिकल थॉट है और होनी चाहिए, डेमोक्रेसी। आइए समझते हैं ये डेमोक्रेसी क्या है, ये क्यों इतना ज़रूरी है और कैसे ये हमारी ज़िंदगी को शेप करता है। तो सबसे पहले ये डेमोक्रेसी होती क्या है? सिंपली डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम है जिसमें पावर जनता के हाथों में होती है। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, डेमोस मतलब पीपल और क्रेटोस मतलब पावर, यानी पीपल्स पावर। हिंदी में हम इसे कहते हैं लोकतंत्र। लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जहां लोग खुद डिसाइड करते हैं कि उनका गवर्नमेंट कैसे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इलेक्शंस में वोट देते हैं तब हम अपने लीडर्स चुनते हैं, जैसे एमपीज, एमएलएज या इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर, जो देश या राज्य से जुड़े हुए डिसीजंस लेते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग नहीं है, इट्स अबाउट गिविंग एवरी सिटीजन अ वॉइस, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो। इट्स अबाउट फ्रीडम टू स्पीक, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और जस्टिस फॉर ऑल। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। ये डिफिनीशन सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। जनता ही डेमोक्रेसी का सेंटर है। जॉन स्टुअर्ट मिल, जो 19th सेंचुरी के ब्रिटिश फिलोसोफर थे, उनका कहना था कि डेमोक्रेसी सिर्फ मेजोरिटी रूल नहीं है, ये इंडिविजुअल फ्रीडम और माइनॉरिटी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। उनके अनुसार डेमोक्रेसी तभी काम करता है जब सबकी आवाज़ सुनी जाए, इवन छोटे ग्रुप्स की भी। अमर्त्य सेन, हमारे नोबेल लॉरिएट इकोनॉमिस्ट, ने कहा कि डेमोक्रेसी एक यूनिवर्सल वैल्यू है क्योंकि ये लोगों को अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस में शामिल होने देता है। सेन के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन नहीं, ये ओपन डिस्कशंस, फ्री प्रेस और सोशल जस्टिस का प्लेटफॉर्म है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को एक सिस्टम कहा जहां सिटीजन्स कलेक्टिवली गवर्न करते हैं, लेकिन उन्होंने वार्न किया कि अगर मेजॉरिटी सेल्फिश हो जाए तो ये मॉब रूल बन सकता है, इसीलिए बैलेंस ज़रूरी है। लेकिन डेमोक्रेसी सभी थिंकर्स या फिलोसोफर्स को उतनी अच्छी नहीं लगती है। एरिस्टोटल के ही गुरु प्लेटो ने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ किया। उनके हिसाब से डेमोक्रेसी में अनएजुकेटेड और इमोशनली ड्रिवन जनता रॉन्ग लीडर्स चूज कर सकती है जो क्योस ला सकता है। वो एजुकेटेड इलाइट्स के रूल को बेहतर मानते थे। 17th सेंचुरी के इंग्लिश फिलोसोफर थॉमस हॉब्स ने कहा कि डेमोक्रेसी में लोग अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए फाइट करते हैं जो एनार्की ला सकता है। उनके बुक लेवियाथन में उन्होंने स्ट्रॉन्ग मोनार्की या अथॉरिटेरियन रूल को स्टेबिलिटी के लिए बेटर बताया। 19th सेंचुरी के जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा ने डेमोक्रेसी को हर्ड मेंटेलिटी कहा, जिसमें इंडिविजुअलिटी और एक्सेप्शनल लीडरशिप दब जाती है। उन्हें लगता था कि डेमोक्रेसी एवरेज को प्रमोट करता है जबकि सोसाइटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स चाहिए। ये अपोजिंग व्यूज़ हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आज ये वाइडली एक्सेप्टेड है क्योंकि ये फ्रीडम, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन देता है। डेमोक्रेसी का सफ़र बहुत लंबा और फैसिनेटिंग है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी एंशिएंट ग्रीस में अराउंड 5th सेंचुरी बीसी, जहां एथेंस सिटी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। सिटीजन्स डायरेक्टली वोट करके लॉज बनाते थे, पर ये अधिकार कुछ मर्दों के पास ही था, औरतों और गुलामों के पास तो बिल्कुल नहीं। रोमन रिपब्लिक ने भी कुछ डेमोक्रेटिक आइडियाज़ यूज़ किए, जैसे इलेक्टेड ऑफिशियल्स और सेनेट। मिडाइवल यूरोप में मैग्ना कार्टा ने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया कि किंग भी लॉ से ऊपर नहीं है। ये डेमोक्रेसी का एक अर्ली फाउंडेशन था, लेकिन असली मॉडर्न डेमोक्रेसी का रूप 17th और 18th सेंचुरी में आया। 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन ने यूनाइटेड स्टेट्स को वर्ल्ड्स फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी बनाया विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन जो पीपल्स राइट को प्रोटेक्ट करता था। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने यूरोप में डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को और स्प्रेड किया, लेकिन दुनिया भर में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना इतना आसान काम नहीं था। 1776 में इंडिपेंडेंस के बाद यूएस ने डेमोक्रेसी बनाई, लेकिन वोटिंग राइट्स सिर्फ वाइट लैंड ओनिंग मैन को मिले। वुमेन, अफ्रीकन अमेरिकन और नेटिव अमेरिकन को डिकेड्स तक फाइट करना पड़ा। 1861 से 1865 तक चले सिविल वॉर ने स्लेवरी खत्म की, लेकिन ब्लैक अमेरिकन को वोटिंग राइट्स के लिए 1965 तक स्ट्रगल करना पड़ा। साउथ अफ्रीका में भी अपार्थाइड के अंडर ब्लैक साउथ अफ्रीकन को वोटिंग राइट्स नहीं थे,
नेल्सन मंडेला और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने डिकेड्स तक नॉन वायलेंट और आर्म्ड स्ट्रगल किए। 1994 में पहली फुल्ली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई जब मंडेला प्रेसिडेंट बने। 2011 के अरब स्प्रिंग में मैसिव प्रोटेस्ट ने इजिप्ट के डिक्टेटर होस्नी मुबारक को हटा दिया और पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुई। लेकिन मिलिट्री कूप ने डेमोक्रेसी को रोल बैक किया और अथॉरिटेरियन रूल वापस आया। ये स्ट्रगल्स दिखाते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऑनगोइंग जर्नी है, न कि वन टाइम अचीवमेंट। अब हम डेमोक्रेसी के टाइप्स को समझते हैं। डेमोक्रेसी के मेनली दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स खुद डायरेक्टली डिसीजंस लेते हैं, जैसे लॉज या पॉलिसीज के लिए वोटिंग करके। स्विट्जरलैंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वहाँ रेफरेंडम के थ्रू लोग इशूज जैसे टैक्स पॉलिसीज या इमिग्रेशन लॉज डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2021 में स्विस सिटीजन्स ने सेम सेक्स मैरिज को रेफरेंडम के थ्रू अप्रूव किया। लेकिन ये सिस्टम छोटे स्केल पर ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि बड़े देश के हर सिटीजन का डायरेक्ट वोट लेना मुश्किल है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वही सिस्टम है जो इंडिया, यूएस और मोस्ट कंट्रीज फॉलो करते हैं। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमपीज या एमएलएज को वोट देते हैं और वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं। इंडिया में हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स की रोल प्ले करते हैं और एमपीज चूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। यूएस में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, जहां प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहां क्वीन या किंग का रोल सिंबॉलिक होता है, लेकिन एक्चुअल पावर्स इलेक्टेड पार्लियामेंट के पास है। जर्मनी में फेडरल डेमोक्रेसी है, जहां स्टेट्स और सेंटर के बीच पावर शेयर्ड होता है। हर सिस्टम में अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, लेकिन गोल वही है, जनता की आवाज़ को सुनना और उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब डेमोक्रेसी के कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं जो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाते हैं, जैसे फ्रीडम। हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, रिलीजन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलती है। इंडिया में ये आर्टिकल 19 के अंदर गारंटीड है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी बात ओपनली बोल सकते हो, गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हो या अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा है इक्वालिटी। हर सिटीजन के वोट का वैल्यू इक्वल होता है, चाहे आप बिलियनियर हो या भिखारी, आपका एक वोट उतना ही मैटर करता है। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड खत्म होने के बाद इक्वालिटी एक बड़ा डेमोक्रेटिक विन था। तीसरा प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ना गवर्नमेंट, ना पॉलिटिशियंस, ना कोई सेलिब्रिटी। इंडिपेंडेंट कोर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करते हैं कि जस्टिस हो। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गवर्नमेंट के डिसीजंस को ओवरटर्न किया है, जैसे सेक्शन 377 का डीक्रिमिनलाइजेशन इन 2018। चौथा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं और ये ट्रांसपेरेंट और फेयर होना चाहिए। इंडिया में इलेक्शन कमीशन इसका ध्यान रखता है, जो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशंस में से एक है। पार्टिसिपेशन। सिटीजन्स को राइट है कि वो गवर्नेंस में इन्वॉल्व हो, चाहे वोटिंग से, प्रोटेस्ट से या पब्लिक डिबेट से। इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट ने फार्म लॉ को रिपेल कराया, जो जनता की पावर को दिखाता है। और सबसे आखिरी है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट को अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह होना पड़ता है। इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सिटीजन्स को अलाउ करता है गवर्नमेंट से सवाल करने का। ये प्रिंसिपल्स ही डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है, इसके अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं। चलो डेमोक्रेसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस की, जिस कारण ये सिस्टम इतना पॉपुलर है। फ्रीडम एंड राइट्स। डेमोक्रेसी देता है हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स, जैसे बोलने की आज़ादी, अपने लीडर्स को चुनने की आज़ादी और अपने पहचान को अपनाने की आज़ादी। अकाउंटेबिलिटी। अगर लीडर्स अच्छा काम नहीं करते हैं तो हम उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में हटा सकते हैं, उन्हें अपने काम के लिए जवाबदेह होना पड़ता है। तीसरा है डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी में डिफरेंट ओपिनियंस, कल्चर्स और कम्युनिटीज़ एक साथ आती है और सभी को इक्वल वैल्यूज़ मिलती है। इक्वालिटी। डेमोक्रेसी में सभी एक समान है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ग्रुप का हिस्सा हो। स्टेबिलिटी। डेमोक्रेटिक कंट्रीज जनरली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि पीपल का सिस्टम में ट्रस्ट होता है। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी के चैलेंजेस या डिसएडवांटेजेस की, जिसमें सबसे पहले आता है स्लो डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं, तो डिसीजंस लेने में टाइम लग सकता है। दूसरा है करप्शन। करप्शन डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक पार्टिकुलर लीडर एक फिक्स्ड टेन्योर तक के लिए होता है, तो वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ एक्वायर कर ले। तीसरा है मिस इन्फॉर्मेशन। मास मीडिया और सोशल मीडिया के ज़माने में
फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं और वोटर्स को मिसलीड कर सकते हैं। और चौथा है लो अवेयरनेस। अगर सिटीजन्स अवेयर ही नहीं है या वोट नहीं करते हैं तो रॉन्ग लीडर्स चूज हो सकता है। डेमोक्रेसी एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, लेकिन इसे स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हम सबका रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। हर देश का डेमोक्रेसी अलग होता है और इसकी क्वालिटी को भी मेज़र करना ज़रूरी है। क्वालिटी का मतलब है कितना फ्री है सिस्टम, कितना फेयर है और सिटीजन्स को कितनी पावर मिलती है। ये मेजर करने के लिए 3 मेजर ग्लोबल इंडिसेज है। डेमोक्रेसी इंडेक्स बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये 0 से 10 के स्केल पर स्कोर देता है बेस्ड ऑन 5 फैक्टर्स: इलेक्टोरल प्रोसेस, सिविल लिबर्टीज, गवर्नमेंट फंक्शनिंग, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल कल्चर। दूसरा है फ्रीडम हाउस इंडेक्स, ये पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज के बेसिस पर कंट्रीज को फ्री, पार्टली फ्री और नॉट फ्री क्लासिफाई करता है। और तीसरा है वी-डेम इंडेक्स, ये डिटेल्ड एनालिसिस देता है डेमोक्रेसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स का, जैसे इलेक्टोरल फेयरनेस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। स्विट्जरलैंड का डेमोक्रेसी इंडेक्स स्कोर है 9.15, क्लासिफाइड एज फुल्ली डेमोक्रेसी। फ्रीडम हाउस में फ्री, वी-डेम में हाई स्कोर्स फॉर इलेक्टोरल फेयरनेस, सिविल लिबर्टीज और जुडिशियल इंडिपेंडेंस। यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स स्कोर अप्रॉक्स 7.9, क्लासिफाइड एज फ्लॉट डेमोक्रेसी। फ्रीडम हाउस में फ्री, वी-डेम शोज स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल प्रोसेस लेकिन डिक्लाइनिंग सिविल लिबर्टीज स्कोर। इंडिया डेमोक्रेसी इंडेक्स स्कोर अप्रॉक्स 6.6, क्लासिफाइड एज फ्लॉट डेमोक्रेसी। फ्रीडम हाउस में पार्टली फ्री, वी-डेम शोज स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल प्रोसेस लेकिन वीकर स्कोर्स फॉर मीडिया फ्रीडम एंड सिविल लिबर्टीज। श्रीलंका स्कोर्स अप्रॉक्स 6.1, फ्लॉट डेमोक्रेसी। फ्रीडम हाउस में पार्टली फ्री, वी-डेम हाईलाइट्स डिक्लाइनिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस और मीडिया फ्रीडम। पाकिस्तान स्कोर अप्रॉक्स 4.1, रिसेंटली डाउनग्रेडेड टू अथॉरिटेरियन रिजीम फ्रॉम हाइब्रिड रिजीम। फ्रीडम हाउस में नॉट फ्री, वी-डेम हाईलाइट्स इलेक्टोरल फ्रॉड और मिलिट्री इंटरफेरेंस। चाइना स्कोर्स अप्रॉक्स 2.3, अथॉरिटेरियन रिजीम। फ्रीडम हाउस में नॉट फ्री, वी-डेम गिव्स 0 फॉर रिप्रेजेंटेशन क्योंकि नो नेशनल इलेक्शंस। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल्स ऑल गवर्नेंस विथ नो पॉलिटिकल ऑपोजिशन या फ्री प्रेस। सऊदी अरेबिया स्कोर्स अप्रॉक्स 2.0, अथॉरिटेरियन रिजीम। फ्रीडम हाउस में नॉट फ्री, वी-डेम शोज मिनिमल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। यूएई स्कोर्स अप्रॉक्स 2.9, अथॉरिटेरियन रिजीम। फ्रीडम हाउस में नॉट फ्री, वी-डेम शोज नो इलेक्टेड गवर्नमेंट, मोनार्की बेस्ड सिस्टम, नो पॉलिटिकल पार्टीज या फ्री इलेक्शंस। तो ये इंडिसेस बताते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस नहीं है, बल्कि फ्रीडम, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। इंडिया में हमें मीडिया फ्रीडम, करप्शन और इंक्लूसिविटी पे काम करना है। इंडिया के इलेक्शंस दुनिया में सबसे बड़े होते हैं और इसे इलेक्शन कमीशन मैनेज करता है। हमारे एमपीज और एमएलएज हर बैकग्राउंड से आते हैं, रूरल, अर्बन, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन्स और इकोनॉमिक क्लासेस। पर कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजनिज्म और मनी पावर कभी कभी इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस जैसे इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना है। डेमोक्रेसी में चेंज छोटे स्टेप से आते हैं, जैसे एक वोट, एक प्रोटेस्ट या एक आरटीआई डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्या है, न सिर्फ एक सिस्टम बल्कि एक वे ऑफ लिविंग जहां एक पर्सन की आवाज़ मैटर करती है।